students, I am Vaishali Dubey, upper middle teacher from district Chinwada, and today we study a first poem for students of 10th class from the first flight book. ये आपकी न्यू NCERT की जो बुक है इंग्लिश में उसकी पोएम नंबर 1 है। जो पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। स्नो मीन्स होता है बर्फ़ और डस्ट मीन्स होता है यहाँ पर झरना, यानी बर्फ़ का झरना, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ये लिखी गई है। इसके जो पोएट हैं वे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। चलिए इसे हम समझेंगे। आपको स्क्रीन पर यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है। इसमें एक पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है और कौवे के हिलने से या कौवे के उड़कर यहाँ आकर के बैठने से जो पेड़ पर बर्फीले क्षेत्र में पेड़ पर जो बर्फ़ है गिरी हुई है पेड़ पे, कौवे के यहाँ आकर के बैठने पर इसकी ब्रांच पर जो बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिरते हुए झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही हमारे पोएम का मेन जो थीम है। अब इसमें डेफिनेशन जानेंगे। डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ का झड़ने का जो मीनिंग है वह है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण हैं। वॉचिंग द फॉल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इज़ वेरी एन्जॉइंग इन द हाई ऑल्टीट्यूड्स। ऊंचाई से बर्फ़ के छोटे छोटे कणों का गिरना जो है बहुत ही सुखद लग रहा है। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स क्या होता है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे कण। नीचे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये पोएट यहाँ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इसमें स्क्रीन पर फिर आप देखेंगे एक पेड़ दिखाई दे रहा है और इसमें इसका जो कलर है वाइट कलर है। इसमें छोटे छोटे वाइट कलर के फूल होते हैं और यह एक जहरीला पेड़ होता है। अब डेफिनेशन इसकी जानेंगे। इसे हेमलॉक ट्री कहा जाता है। आ पॉइजनियस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, एक जहरीला पेड़ जिसमें छोटे सफ़ेद, वाइट मीन्स सफ़ेद फूल होते हैं। हेमलॉक इज़ अ पॉइजनियस ट्री फाउंड इन माउंटेन एरियाज़। ये कहाँ मिलता है जहरीला पेड़? इसे धतूरे का पेड़ भी कहा जाता है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में, माउंटेन मीन्स पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये दो पिक्चर को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। आपकी पोएम की जो स्टैंजा है उन्हें हम पढ़ेंगे। डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट स्टैंजा हियर इज द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Second stanza has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Written by Robert Frost. फिर से देखेंगे। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had dewed. अब हमने इन स्टैंजास को पढ़ा, आगे हम इसकी मीनिंग और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे पोएट के विषय में, जो राइटर हैं जिनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अ फेमस अमेरिकन पोएट। ये अमेरिकन पोएट रहे हैं। He was born in San Francisco on March 26, 1874. सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 को। हिज फादर बिलोंग टू न्यू इंग्लैंड। उनके पिता जो थे वो न्यू इंग्लैंड से थे। एंड हिज मदर वॉज अ स्कॉटिश एमिग्रेंट। ये स्कॉटिश की जो प्रवासी महिला थी और ये फ्रॉम एडिनवर्ग से ये बिलोंग करती थी। बाय 1920s फ्रॉस्ट वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट इन अमेरिका। 1920 में फ्रॉस्ट जो थे बहुत ही पॉपुलर पोएट हो चुके थे अमेरिका के। हिज पोएटिकल वर्क्स, उनकी जो कविता के जो काम थे, आ बॉयज़ विल 1913, नॉर्थ ऑफ बोस्टन 1914, न्यू हैम्पशायर 1923, A Further Range 1936, Steeple Wash 1947 and In the Clearing 1962 increased his fame and honor. उनकी जो ये कविताएं हैं जो इन ईयर्स के साथ लिखी हुई हैं, इन्हीं कविताओं ने इनकी फेम यानी प्रसिद्धि और सम्मान को बढ़ाया था। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो वॉज पब्लिश्ड इन न्यू हैम्पशायर इन 1923। जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है 1923
1923 में पब्लिश की गई थी। दिस कलेक्शन गेव हिम द पुलित्जर प्राइज़, इनको पुलित्जर प्राइज़ से नवाजा गया था इसी कविता के लिए। अब हम लेसन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो हमारी पोएम है उसमें जो पोएम का इंट्रोडक्शन किस तरीके से है। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। डस्ट ऑफ स्नो, इंट्रोडक्शन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, आ वेल नोन अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर। हमने लास्ट में स्लाइड में भी देखा था कि डस्ट जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं ये अमेरिकन पोएट हैं जो प्रकृति से रिलेटेड कविताएं लिखते हैं। इन दिस पोएम he presents a moment that seems simple but has a larger significance। कवि ने इस कविता में एक छोटे से क्षण का वर्णन किया है जो दिखने में तो बहुत ही सिंपल है बट इसके बहुत गहरा महत्व है। इट इज़ अ हाईली सिम्बॉलिक पोएम और ये एक सांकेतिक कविता है। वन डे द पोएट वॉज इन अ डिप्रेस्ड मूड। एक दिन कवि जो थे बहुत ही उदास मन के थे, यानी उनका जो मूड था बहुत ही डिप्रेस्ड था। आ प्लीजेंट थिंग हैपन्ड अंडर अ ट्री। एक बहुत ही सुखद घटना घटी एक पेड़ के नीचे। इट चेंज्ड द पोएट्स मूड, और उसने कवि के मूड को चेंज किया। इट शेप द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोएट, और उससे उनका बाकी का बचा हुआ दिन क्या हो गया, सुरक्षित हो गया, सुखद हो गया। की पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट हियर इज द पोएम डिस्क्राइब्स अ वेरी सिंपल हैपनिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। कविता वर्णन करती है बहुत ही छोटी घटना का छोटे शब्दों में। सेकेंड वन इज इट टेल्स अस दैट समटाइम्स इवन अ स्मॉल इंसिडेंट में प्रूव टू बी ऑफ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। यहाँ पर बताया गया है कि अक्सर कभी कभी छोटा सा जो घटना हो, छोटी सी घटना होती है वह हमारे बहुत ही महत्व की लिए होती है, या जो हमारे बहुत महत्व को प्रूफ करती है, सिद्ध करती है। द पोएट इज़ अपसेट इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि कवि जो हैं स्टार्टिंग में कविता के बहुत ही अपसेट हैं। अपसेट मीन्स दुखी हैं, उनका मन डिप्रेस्ड है, उदास है। बट अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ फॉलिंग ऑफ स्नो, एक छोटी सी घटना घटी। क्या घटना घटी? फॉलिंग ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ झड़ी। चेंज हिज मूड टोटली, और इस घटना ने उनके मूड को टोटल चेंज कर दिया। पूर्ण रूप से उनका जो मन या चित्त था वह बदल गया। कौन सा इंसिडेंट घटा था? इंसिडेंट ऑफ फॉलिंग ऑफ स्नो, मतलब जो बर्फ़ के जो पार्टिकल्स थे वो कवि के ऊपर पेड़ से झड़े थे, इससे उनका मूड चेंज हुआ। इन द एंड ऑफ द पोएम, और इसके कारण पोएम के एंडिंग में, अंत में, द पोएट फील्स रिलैक्स्ड एंड थैंकफुल टू द नेचर, और कवि इसके बाद में बहुत ही रिलैक्स फील करे और उन्होंने प्रकृति को धन्यवाद दिया फॉर सेविंग हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड, और इसलिए ताकि उनका दिन जो है वो बर्बाद होने से बच गया, सुरक्षित हो गया, और बाद में वो सुखद अनुभूति के साथ आगे बढ़े। एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा हम देखेंगे, हमने लास्ट अपनी स्लाइड्स में देखा भी था। फर्स्ट स्टैंजा में देखेंगे, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। क्रो मीन्स कौवा, शूक यानी हिलाना, डाउन यानी नीचे की ओर, ऑन यानी मुझ पर, मी यानी मुझ पर, द डस्ट ऑफ स्नो मतलब कौए ने क्या गिराया मुझ पर, डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ को झड़ाया मुझ पर। कहाँ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब हेमलॉक के ट्री से किसने, कौवे ने मुझ पर बर्फ़ के पार्टिकल्स को झड़ाया। यहाँ पर फिर से वर्ड मीनिंग देखेंगे। हेमलॉक ट्री मीन्स पॉइजनियस प्लांट ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, एंड डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ के कण। सेकेंड स्टैंजा शुरू करने से पहले हम इसकी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन को और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हमने पीछे देखा था कि कवि कह रहे हैं कि जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण जो कौए ने मुझ पर गिराए हैं, और उनसे उनका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी को हम देखेंगे। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिकाउंट्स अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंज हिज मूड। कभी बता रहे हैं अब छोटे से घटनाक्रम को जिससे उनका मूड बदला। इट सीम्स वेरी सिंपल बट इट हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस। दिखने में ये बहुत ही छोटी सी घटना है बट इसका बहुत
गहरा महत्व उन्होंने बताया। द पोएट वॉज वंस वेरी अपसेट, वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस। कवि उस समय जो है बहुत ही डिप्रेस्ड यानी उदास और होपलेस यानी आशाहीन थे। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ सॉरो एंड वॉज लॉस्ट इन हिज थाट्स। और उस समय वो बहुत दुखी, सॉरो यानी होता है दुख, और उन्होंने अपने विचारों को बिल्कुल खो दिया था, यानी उनका जो मन मस्तिष्क था बहुत उदास था। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, और वो खड़े हुए थे हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक ट्री जबकि पॉइजनियस ट्री है। सडनली अचानक अ क्रो, एक कौवा, दैट वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, जो पेड़ पर बैठा था, shook the tree and the fine particles of snow from the tree fell on the poet. शूक यानी होता है हिलाना। अचानक उस कौवे ने पेड़ को हिलाया और उससे जो स्नो यानी बर्फ़ के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स थे वो पेड़ से कवि के ऊपर आकर के नीचे गिरे। ये फर्स्ट लाइन का हमने एक्सप्लेनेशन देखा। सेकंड स्टैंजा की जो लाइन्स हैं वो हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड। और कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि उसने मेरे दिल का क्या जो है, हार्ट मीन्स दिल, तो जो पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी जो बर्फ़ के छोटे छोटे कण गिरे थे उनने उनके दिल का मूड ही चेंज कर दिया। और उनका एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे, मतलब जो बचा हुआ दिन था उस दिन का कुछ भाग बचा दिया, जो मैं पछतावे में, र्यूड मीन्स पछतावे में क्या कर रहा था, गवा रहा था। उस डे को उन्होंने क्या कर दिया, उस घटनाक्रम ने बचा दिया। मूड मीन्स होता है आ स्टेट ऑफ माइंड, मतलब मन की स्थिति। एंड र्यूड मीन्स होता है हेल्ड इन रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स पछतावे में होना। इसमें एक्सप्लेनेशन फिर से जानेंगे। वैन द सॉफ्ट एंड कोल्ड स्नो फेल ऑन द पोएट इट चेंज्ड हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। यहाँ पर बताया गया है कि जैसे ही जो सॉफ्ट यानी कोमल, कोल्ड यानी ठंडी बर्फ़ जैसे ही कवि के ऊपर गिरी तो उसने उनके मूड को चेंज कर दिया और वे सैड यानी दुखी अवस्था से हैप्पी यानी सुखी हुए, खुश हुए। ही स्टार्टेड फीलिंग शूड एंड रिफ्रेश्ड, और उन्होंने शांत, उनका जो उनको फीलिंग एंड शूट मतलब हो जाए एकदम शांत हो गए वे, और रिफ्रेश्ड हो गए मतलब बिल्कुल पुनर्ताजगी उनमें आ गई। दिस सिंपल इंसिडेंट हेल्प हिम एन्जॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे। और एक छोटी सी घटना जो बर्फ़ की झड़ने से हुई उसने उनके पूरे दिन को, बचे हुए दिन को क्या कर दिया, खुशी से भर दिया। ही डज बिकम हैप्पी एज इट सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड एंड हेल्ड इन रिग्रेट। और उस से वो अपने बचे हुए समय को जो उनका बर्बाद हो रहा था या पछतावे में बीत रहा था वह सुरक्षित हो गया, सुखद हो गया। पोएटिक डिवाइस बेटा यहाँ जानेंगे। पोएटिक डिवाइस का मीनिंग होता है कि कवि ने किस तरीके के स्किल या कौशल अपनी कविता में यूज़ किए हैं, इसे पोएटिक डिवाइस कहते हैं इंग्लिश में। लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट मीन्स फ्रॉस्ट इज एलिट्रेशन। यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस यूज की गई है, साहित्यिक इसमें जो स्किल यूज़ की गई है उसका नाम है एलिट्रेशन। यहाँ मीनिंग जानेंगे। एलिट्रेशन इज़ द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द नियर बाय वर्ड्स। एलिट्रेशन का मतलब होता है सेम यानी समान व्यंजन वाले उच्चास ध्वनि का उपयोग करना साथ साथ के शब्दों में। एलिट्रेशन स्पॉटेड इन द डस्ट ऑफ स्नो। अब यहाँ पर हम डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है उसमें कहाँ एलिट्रेशन आया है जानेंगे। हमने लाइन देखी थी, हैज़ गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट। ये लाइन में वर्ड आए हैं ना। एलिट्रेटिव वर्ड्स इसमें जो हैं जैसे हैज़, हार्ट, सेव्ड, सम, एच एच क्या है ये, कॉन्सोनेंट साउंड है हुए ना। सेव्ड, सम, एस एस ये भी कॉन्सोनेंट साउंड हुए, तो इन्हें ही लिटरेरी डिवाइस के रूप में एलिट्रेशन स्किल कहा जाता है। सिमिलरली इनमें एक और जो डिवाइस यूज़ की गई है जिसे कहा गया है एन्जॉयमेंट। एन्जॉयमेंट में जो वो डिवाइस कहलाती है, एन्जॉयमेंट इज़ अ डिवाइस इन विच सेम सेंटेंसेस कंटिन्यूस टू द नेक्स्ट स्लाइड।
एक से सेंटेंसेस स्लाइड में जो चलते जाते हैं, नेक्स्ट जो लाइंस में होते हैं वो चलते जाएं, इसे एंजाममेंट कहा जाता है। इसमें एक और लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है जिसे एजोनेंस कहा जाता है, जिसे हम आगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे एजोनेंस का मीनिंग आपको ज़रूर बताएंगे। एजोनेंस का मीनिंग होता है स्वरों की एकता। मीन्स एक से वॉवेल साउंड वाले जो एक से वॉवेल साउंड वाले शब्दों का उपयोग करके जब कवि या कविताएं लिखी जाती हैं तो उस डिवाइस को एजोनेंस कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टैंजा में हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जानेंगे। कवि में जो इसका केंद्रीय भाव है वो क्या है जानेंगे। Central idea of the poem, Dust of Snow, is a small poem written by the famous American poet Robert Frost. कविता जो है डस्ट ऑफ स्नो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट के द्वारा लिखी गई है। द पोएम इज सेट ऑन अ विंट्री डे, और ये जो कविता लिखी गई है ये विंट्री डे यानी ठंडी के दिनों में लिखी गई है, बनाई गई है। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट डिस्क्राइब्स अ सिंपल नेचुरल हैपनिंग। कवि इस कविता में एक छोटे से प्राकृतिक घटनाक्रम को वर्णन कर रहे हैं। द स्नो इज़ फॉलिंग हैवीली, और उस समय जो बर्फ़ है बहुत ज़्यादा गिर रही है सभी ओर। द स्नोई फ्लैक्स मतलब बर्फ़ के टुकड़े जो हैं, फ्लैक्स मीन्स होता है टुकड़े, हैव कवर्ड द टॉप ऑफ द ट्रीज, और इससे जो बर्फ़ के टुकड़े हैं उससे पूरा की पूरा जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा है वो कवर हो चुका है। द पोएट इज़ स्टैंडिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री, और कवि हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। द मोमेंट एंड alighting of a crow on that tree make the dust of snow fall on the poet। और एक मूवमेंट हुआ जो इसका बर्फ़ के गिरने का, स्नो फॉलिंग का, उससे हेमलॉक ट्री से वो घटनाक्रम हुआ बर्फ़ के झड़ने का। द मोमेंट एंड अलाइटनिंग ऑफ अ क्रो ऑन द ट्री मीन्स पक्षी के पेड़ के ऊपर जो बैठा हुआ था उसके मूवमेंट से, उसके हिलने डुलने से मेक द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट, और उसके कारण कवि के ऊपर बर्फ क्या हुई, गिरी। नेक्स्ट, द क्रो अ सिंबल ऑफ इल ओमेन। कौआ जो है या जिसे क्रो कहा जाता है इसे अपशगुन माना जाता है। इल मीन्स बुरा सगुन माना जाता है। ओमेन यानी होता है सगुन, इल मीन्स बुरा, बुरा सगुन माना जाता है। एंड द हेमलॉक ट्री एसोसिएटेड विद अ पर्सन इज़ नॉट ऑस्पिशियस थिंग्स। और जो हेमलॉक ट्री होता है पॉइजनियस ट्री है, तो इसको भी लगभग बुराई के प्रतीक के रूप में ही लिया गया है। However, in the second stanza, the falling of snowflakes and the scene leave a tremendous effect on the mental state and mood of the पोएट। और यहाँ पर बताया गया है कि जो सेकंड स्टैंजा में कि जैसे ही बर्फ़ के टुकड़े का जो दृश्य दिखाया गया है कि जो ट्रेमेंडस यानी बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट छोड़ा उनके मेंटल स्टेट पर, किसके, कवि के मूड पर। सो फॉर द डे हैज़ बीन क्वाइट ग्लूमी एंड वेस्टेज फॉर हिम, बट दिस ऑर्डिनरी नेचुरल हैपनिंग सडनली ब्रिंग्स द डिज़ायर्ड चेंज इन हिज मूड। और जो समय जो था जो ग्लूमी में उदासीता के साथ और वेस्ट यानी ख़राब हो रहा था, इस छोटे से घटना से, नेचुरल हैपनिंग मतलब ये एक प्राकृतिक घटना ही हुई ना कि कवि का पेड़ के नीचे खड़ा होना और अचानक कौवे के वहाँ आने से बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स का कवि के सिर पर गिरना, ये नेचुरल हैपनिंग है। और इस घटना से, इस घटना के घटने से कवि का मूड चेंज हुआ। इट ग्लैडनेस हिज हार्ट, और उससे उनके जो हृदय था वो ग्लैडनेस यानी खुशी से भरा। ही रियलाइज दैट द फॉलिंग ऑफ स्नो फ्लैक्स ऑन हिम हैज़ सेव द डे, और कवि ने महसूस किया कि जो स्नो फ्लैक्स थे यानी जो बर्फ़ के कण थे जो उनके ऊपर गिर रहे थे, फॉल करना यानी फॉलिंग यानी में ना होता है गिरना, गिरने से उनका बाकी का दिन क्या हो गया, सेव्ड हो गया यानी सुरक्षित हो गया, सही हो गया, सुखद हो गया। नेक्स्ट, नाउ ही हैज़ नो रिग्रेट, अब उनके पास कोई पछतावा नहीं था। एज द होल ऑफ द डे हैज़ नॉट गोन वेस्ट, उनका पूरा दिन जो था बर्बाद नहीं हुआ। द मोमेंट ऑफ द स्नोफॉल एंड देयर इफेक्ट
हैव सेव द डे, और ये जो स्नोफॉल का क्षण था ये इससे उनका दिन जो है वो सुरक्षित हुआ। दे हैव ब्रॉट अ चेंज इन हिज मूड एंड डिलाइटेड एंड अपलिफ्टेड हिज स्पिरिट्स, और उनसे उनकी जो स्पिरिट अपलिफ्ट यानी उनकी जो सोच थी यानी उनके अंदर की जो भावनाएं थी वो क्या हो गई, मूड के चेंज होने से सुखद हो गई और अच्छी हो गई। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। सेकेंड, कवि पूछ रहे हैं व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। हम यहाँ पर आंसर भी इनके समझते जाएंगे। द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री, कवि सॉरी क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौवा क्या कर रहा था हेमलॉक ट्री में। कौवा जो है हेमलॉक ट्री को शूक यानी हिला रहा था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट वाज देयर इन द ट्री एट दैट टाइम, और जो ट्री था उस समय वो किस तरीके से था। देन देखेंगे, देयर वॉज स्नो इन द ट्री एट दैट टाइम, जो पेड़ था उस समय किस कंडीशन में था, वो स्नो मतलब बर्फ़ के रूप में था, उसके ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू थिंक दिस, वेयर डू यू थिंक वॉज द पोएट देन। आंसर देखेंगे, देन द पोएट वॉज अंडर अ हेमलॉक ट्री। देन उस समय कवि जो थे वो किस तरीके से थे, कहाँ थे, क्या सोच रहे हैं। वेयर डू यू थिंक वॉज द पोएट देन, उस समय कवि कहाँ थे, तो वे हेमलॉक ट्री के नीचे थे। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, कविता का नाम क्या है। द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट, कवि का नाम क्या है। द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड हमने देखा है कविता में, क्रो, स्नो, मी, ट्री। राइमिंग वर्ड किन्हें कहते हैं बच्चों, जो सिमिलर साउंड वर्ड होते हैं, जैसे क्रो, स्नो, मी, ट्री। ओके, क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट हैज़ given the poet a change of mood, and what had the poet thought of the day, and how was some part of the day saved for the poet। इसके आंसर हम जानेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड गिवन द पोएट अ चेंज ऑफ मूड। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हैड चेंज हिज मूड, मतलब क्या हुआ, जो कवि के हैड चेंज मूड को चेंज किए, तो वो घटना क्या थी। द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ़ का गिरना जो था ऑन द पोएट किस पर, कवि पर, हैड चेंज हिज मूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैड द पोएट थॉट ऑफ द डे, कवि क्या सोच रहे थे दिन में। ही हैड फेल्ट सैड अबाउट द डे, उस समय वे कैसे थे, दुखी थे। बट द फॉल ऑफ स्नो, परंतु बर्फ़ का गिरने से डस्ट जो गिरी बर्फ़ की, चेंज हिज मूड, और उस डस्ट के गिरने से कवि का मूड चेंज हुआ। हाउ वॉज सम पार्ट ऑफ द डे सेव्ड फॉर द पोएट, किस प्रकार कवि का चेंज जो था, सॉरी हाँ, सम पार्ट ऑफ द डे मतलब दिन का कुछ समय किस प्रकार से सुरक्षित हुआ कवि का। ही स्टॉप्ड रोइंग मतलब उन्होंने पछताना छोड़ दिया। द डे एंड हिज मूड चेंज, उन्होंने दिन में उस दिन में उसके बाद दिन में पछताना छोड़ दिया। रोइंग में होता है पछताना, और उससे उनका मूड क्या हुआ, चेंज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम, कविता का नाम। नेम द पोएट, कवि का नाम। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, हमने ये कविता की देखी है लाइन। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीव्ड। ये क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा नेम द पोएम, डस्ट ऑफ स्नो। नेम द पोएट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, ए बी ए बी। अब ए बी को कैसे समझेंगे, आप देखेंगे फर्स्ट लाइन यदि ए माने, सेकंड लाइन बी, थर्ड लाइन ए, फोर्थ लाइन बी। द वे अ क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो, है ना, सेम है ना, क्रो, स्नो। सेकेंड लाइन देखें बी, सूक डाउन ऑन मी। फोर्थ लाइन, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मी ट्री। इस जो स्किल को कहा जाता है, राइम स्कीम को ए बी कहा जाता है। थिंकिंग अबाउट क्वेश्चन देखेंगे। थिंकिंग अबाउट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो।
what does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? डस्ट ऑफ स्नो क्या है ना? व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो? कभी पूछ रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, सॉरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोएट से, कवि क्या कहते हैं, हैज़ चेंज हिज मूड, किससे उनका मूड बदल गया, एंड हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, और उनका मूड कैसे बदला। आंसर देखेंगे। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ आर फ्लैक्स ऑफ स्नो, मैंने आपको पहले भी बताया था। फाइन पार्टिकल्स जो स्नो के होते हैं, बर्फ़ के, उन्हें डस्ट ऑफ स्नो कहा गया, या इसे फ्लैक्स ऑफ स्नो भी कहते हैं, यानी बर्फ़ के टुकड़े कहा जाता है। द सडन शॉवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। अचानक, शॉवर यानी होती है बारिश, अचानक होने वाली जो बर्फ़ की बारिश है उसने कवि के मूड को चेंज किया। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी, उनका मूड जो था दुख से सुख में चेंज हो गया, दुखी थे तो सुखी हो गए। ही फेल्ट रिफ्रेश, उन्होंने अपने आप को रिफ्रेश महसूस किया, एंड वॉन्टेड टू एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे, और फिर वो चाहने लगे बाकी के बचे दिन को एन्जॉय करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, कवि ने कैसे जो है इस कविता में प्रकृति को प्रस्तुत किया है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर, निम्नलिखित जो प्रश्न है वो आपको उत्तर सोचने में सहायता दे सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें जानेंगे। व्हाट आर द वर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, प्रायः कविताओं में किन पक्षियों का नामों का प्रयोग किया जाता है। डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन पोएम्स, और क्या आपके विचार से कौवे का जिक्र कविताओं में काफ़ी बार आता है। एंड व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, और जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड यानी मानस पटल पे कौन कौन से चित्र उभरते हैं, कौन से चित्र उभरते हैं जानेंगे। आंसर आप देखेंगे। फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर इन द पोएम, कविता ने प्रकृति को बहुत ही अलग तरीके से इस कविता में प्रस्तुत किए हैं। जनरली, सामान्य तौर पर, पोएट्स टेक द वर्ड्स एंड ट्रीज विच आर known for their beauty and good qualities like peacock, parrot, cuckoo, मैना, and trees full of beautiful flowers and fruits etc. जनरली कविताओं में ऐसे पक्षियों का प्रयोग किया जाता है जिनकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, जैसे कि मोर, तोता, कोयल, मैना, और फूलों में जिनमें बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, फल लगे होते हैं आदि। बट हियर फ्रॉस्ट हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच, पर उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच के साथ यहाँ पर पक्षी और पेड़ को लिया है। ही चूज अ क्रो विच इज़ नॉट ऑफन यूज इन पोएम्स, जनरली कौवे का प्रयोग नहीं किया जाता कविता में, लेकिन उन्होंने कौवे का अपनी कविता में प्रयोग किया है। क्रो इज़ अ ब्लैक इन कलर विथ वेरी हार्श वॉइस, कौवा कलर में काला होता है और उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश होती है, हार्श मीन्स कर्कश, एंड इज़ बिलीव्ड टू बी अ सिम्बॉल ऑफ अ बैड ओमेन, और एस कौवे को जो है अपशगुन माना जाता है, अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल पिक्चर्स टू अवर माइंड, हम कौवे के विषय में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत ही दुखद चित्र जो होते हैं वो आ जाते हैं, उदासी भरी ख्याल हमारे दिमागों में घूमने लगते हैं। क्वेश्चन 2, अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री, वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ऑक और अ पाइन। और सेकंड क्वेश्चन जो है कि एक धतूरे का पेड़ क्या होता है, यहाँ पर पूछा गया है कि हेमलॉक ट्री क्या है, और कवि और अधिक सुंदर पेड़ जैसे कि मैपल, बड़ा चीड़ के विषय में उन्होंने क्यों नहीं लिखा। इसमें लिखा है ना, वाई डजंट द पोएट राइट, कवि ने क्यों नहीं लिखा है मैपल यानी जो जिसे छायादार पेड़ होता है, ओक का ट्री या पाइन ट्री के विषय में कवि ने क्यों नहीं लिखे। तो ये सोचने वाली बात है। इसे हम आंसर में देखेंगे। अ हेमलॉक ट्री इज़ पॉइजनियस ट्री, हेमलॉक ट्री कैसा है, एक जहरीला पेड़ है। पॉइजनियस प्लांट, प्लांट यानी भी पेड़ होता है, विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, इसमें सफ़ेद फूल होते हैं छोटे। द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज़ एन ऑक, मैपल और पाइन, कवि ने नहीं इसमें चूज़ किया कि वे मैपल
ओक या पाइन को लें। इंस्टीड ही चूज द हेमलॉक ट्री एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उन्होंने विश्व के और भी दूसरे सुंदर फूलों वाले पेड़ों को नहीं लिया। एक्चुअली ही डिड शो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स। वो इस पॉइजनियस ट्री को लेने के लिए अपने का कारण जो है वो अपने मूड को प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि पॉइजनियस ट्री बैड मूड के या पॉइजनियस है, जहरीला है, तो बुरा माना गया ना, इसलिए कभी कभी हृदय कैसा था, मूड कैसा था, दुखी था, इस फीलिंग को उसमें प्रदर्शित किया गया है, इसलिए उन्होंने दूसरे अच्छे और दूसरे पेड़ों को ना लेकर के हेमलॉक ट्री लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सोरो। कौवा और धतूरे किसके प्रतीक हैं? वॉट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। और खुशी या गम के पूछा गया है कि कौवा और धतूरे किसके प्रतीक हैं? जॉय मतलब खुशी और सोरो यानी दुख के, और बर्फ़ की धूल जो कौवा धतूरे के पेड़ को हिलाकर फेंकता है। वाई डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ मतलब जो कौवा नीचे की ओर फेंक रहा है या डस्ट को वो नीचे फेंकता है, तो वो किसका प्रतीक है? ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, जो हेमलॉक ट्री से वो डस्ट ऑफ स्नो फेंक रहा है वो किसका प्रतीक है, ये पूछा गया है। जानेंगे। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ये पदार्थवादी विश्व में कौवे को और हेमलॉक ट्री को प्रदर्शित किया गया है दुख और डिप्रेशन से यानी अवसाद से, जो कभी महसूस कर रहे हैं इस पदार्थवादी युग में। द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। और जो बर्फ़ का गिरना है ना, डस्ट ऑफ स्नो को कवि ने बताए हैं कि ये प्रतीक है प्राकृतिक खुशनुमा वातावरण और ऊर्जा का। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री मीन्स passing through the sad and depressing moments, the poet in entering into the time full of joy and optimism। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो कौवे ने से ऑफ किया है, मतलब कौवे ने अपने पंखों से हिला करके हेमलॉक ट्री से जो नीचे की ओर गिराया है, तो कवि का जो दुखी और अवसाद वाला जो क्षण था वो एकदम से चेंज हो गया। कवि उस दूसरे मूड में प्रवेश कर गए जो फुल ऑफ जॉय और ऑप्टिमिज्म वाला दिन हो गया, जिससे कि वो बहुत सुखद और आशावादी महसूस करने लगे। किस घटना के घटने से? डस्ट ऑफ स्नो के फॉलिंग से, मतलब बर्फ़ के नीचे, बर्फ़ के टुकड़ों के या बर्फ़ के पार्टिकल के नीचे कवि के सिर पर नीचे की ओर गिरने से उनका मूड एकदम चेंज हो गया, और वे दुख और डिप्रेसिंग मूड में जो थे वो सैड और डिप्रेसिंग मोमेंट में जो वो थे वो चेंज हो गया उनके जॉय और ऑप्टिमिज्म में। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन यहाँ पर ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।